ठीक है, तो पहला अप्रोच अपनी रहेगी जो एक मिनट, ठीक है, क्या हो गया, पेन काम नहीं कर रहा क्या? ठीक है, पहला काम यह है कि जैसे विजन के टेस्ट मान लो कि मैंने देखे बहुत सारे लोग, और मैं ऐसा नहीं है, मैं तुम लोग है ना विश्वास नहीं करोगे, जैसे कुछ क्वेश्चन तो है ना डायरेक्ट रिपीट होते हैं विजन से। 10-15 क्वेश्चन तो मेरा एवरेज रहा है कि 10-15 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट यूपीएससी मिलेंगे। 4000 क्वेश्चनों में से मिलते हैं 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलते हैं, मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप उसको सोल्यूशन को अच्छे से पढ़ते हो तो मेरा मानना है कि जैसे मेरे है एक एसडीएम है, तो मेरे दोस्त तो वो जब तैयारी कर रहे थे 2015-16 की बात, तो वो मेरे को बोलते थे कि जैसे मैंने एक बार ओनली विजन का टेस्ट पढ़ के ही यूपीएससी पेपर दिया था, तो 40-50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो मेरा एक मोटा-मोटा एक मानना है कि एक अगर आप विजन के टेस्ट भी करते हो, ओनली टेस्ट दिया, उसके पीछे सॉल्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करते हो, तो 40-50 क्वेश्चन बना लोगे यूपीएससी में, चाहे कैसा भी पेपर बना दे, कितना टफ से टफ बना लोगे, ठीक है। तो एक अप्रोच तो ये हो गया अपने पास। और वो मैं अब जैसे मान लो इस महीने का टारगेट मैं तुम्हें कल दिया था कि जैसे मान लो हिस्ट्री, जनवरी में हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म कर लेनी विजन के टेस्ट के साथ विथ एनसीईआरटी, ठीक है, तो वो काम कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे है जैसे अगली अप्रोच अपनी पीवाईक्यू पे। तो इतने सालों का, मैं 6 साल का मेरे पास एक एक्सपीरियंस अच्छा खासा, मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम भी है ना, मिनिमम से मिनिमम आपको कोई सा भी ईयर का पेपर मुझे उठा के बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि कम से मिनिमम 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2021 में 60-70 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मतलब जो पीवाईक्यू की थीम पे आधारित थे। तो मोटा मोटा मान के चलो कि 40-60, मतलब 40 से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच में वेरी करेगा। अब मैं आपके 2023 वाले पेपर में दिखाऊंगा तुम लोगों को कि सेम है, वो रिपीट थीम, जो थीम होती है ना सेम रिपीट होती है, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच अपनी ये हो गई कि पीवाईक्यू को लेके, तो मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दो। मैं जैसे अमित ने किया है। अमित, तुम कितना सब्जेक्ट का किए हो अभी तक? ये पीवाईक्यू का सर, ये 3 सालों का बचा हुआ है सर, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। 2011 से किया है ना, पर नहीं उसको 95 तक लेके जाओ। 95 तो बहुत टाइम जाते हैं सर, उसमें बहुत ठीक है, टाइम कोई नहीं, जाते हैं। 2011 से लेकर 2023 तक कर लो। वो जो बचा रहे पन, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो मैं रिद्धि फाइल कंप्लीट कर दी है, शायद एक आध फाइल और बची है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैं दिखाऊंगा बहुत डायरेक्ट, जैसे वो कौन सा वो उलगटा, वो कौन सा आया था ना, वो जो चौथ से अपना खा वो बना था घर, तो उसका क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी 2009 या 8 में पूछा हुआ है। तो रिपीट है क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट होते हैं। 1995 से उठा के देखोगे ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मोटा मोटा मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 40 से 70 के क्वेश्चन के बीच में थीम अगर आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लिया, उसको अच्छे थोड़ा सा पढ़ लिया, नेट पे सर्च करके क्वेश्चनों को देख के जो नहीं आ रहे हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ 40 से लेकर 70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई एक सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच है कि अपने एनसीईआरटी से देख ही रहे हैं, लगभग मेरे मानना है कि बेसिक क्वेश्चन जो 60-70 क्वेश्चन बेसिक्स वाले आते हैं, 50 से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच में, वो एनसीईआरटी से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच अपने एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक है। ये 3 अप्रोच हो गई। चौथी अप्रोच अपने की सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है एक बार अच्छे से करेंगे उनको। उसमें अगर मान लो कि कुछ कुछ चीज़ सेम क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, 10-15 क्वेश्चन तो सेम मिलते हैं, जो डिक्टो कुछ भी अंतर नहीं होता है। पांचवी अप्रोच है अपने पास, ठीक है, जो सबसे मतलब ये ऐसी अप्रोच है ना, ब्रिज की तरह काम करेगी। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, मतलब नदी को क्रॉस करना, मान लो कि आप यहाँ से दिल्ली से मान लो कि आप जा रहे हो असम तक जा रहे हो, मान लो बीच में, तो बीच में आपको रोड लेके जा सकती है, परंतु बीच में जो ब्रिज का जो काम करती है, तो वो जो ट्रिक मैं जो बताऊंगा, जो कल से अपन मंडे से शुरू करेंगे, परसों से 1 तारीख से, तो वो ये काम करेगी। जो मान लो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, आपने विजन की जो टेस्ट सीरीज दी, ठीक है, थोड़ा बहुत आरएनडी वाला काम किया, उन काम में भी अगर कुछ कमी रह जाए तो वो उस कमी को दूर करेगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मान के चलो, अगर तुम लोग अगर अच्छे से देखो अभी से लग जाओगे, तो मैं बता रहा हूँ पीटी नहीं रुकेगा अब की बार। और क्योंकि मैं सीसेट पहले लेके चलूँगा, मैं सीसेट एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग चाहे कितना भी बोल दो, मुझे पता है उसका भाई कितना बड़ा कहाँ, मतलब भुगतान उसका भरना पड़ता है, तो वो तो मैं किसी हालतों से, और मैं जिस तरीके से तुम लोगों को देख रहा हूँ, सबका हालत ख़राब है। अपने आप को कोई डेढ़ होशियार मत समझना। और मैं बता रहा हूँ, जो अपने आप जिसको लग रहा है कि मुझे आता है, तो वो ये दुविधा ना मन से भ्रम निकाल दो कि आता है। मुझे बता दो नगीना, तुमने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? 3 दे चुके हैं सर। और मैं गारंटी के साथ बताऊँ, तुम्हारे तीनों अटेम्प्ट में सीसेट नहीं हुआ होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, 3-4 नंबर से रहा ही है। बस, तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये विद्युत साइड में कर दो, अब जीरो लेवल से मैथ सीखो। मैं सही बता रहा हूँ ये चीज़, और मैं एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, लापरवाही मत करो। ठीक।
और जैसे मालूम मैं PYQ करवा रहा हूँ तो उसके एक का सॉल्यूशन लिखो, मैं जैसे करवा रहा हूँ, क्योंकि सेम डिक्टो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जब NCERT करवाऊंगा तो ऐसा लगेगा तो मेरे तो हमें आता है ये आता नहीं, सीखना है। वो वही चीज़ पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो चीज़ें सीखनी है 0 लेवल से। और मैं फिर बता रहा हूँ CSET को मजा मैं जैसे कराते जा रहा हूँ, करते जाओगे, कुछ ही एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, निकल जाएगा CSET। क्योंकि मुझे याद है 2018 में मैं बस कुछ ही नहीं करता था, क्लास जाता था, बस क्लास में अभी मैं यही करता हूँ, क्लास जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, रूम पे आता, मुझे पिछले 3-4 महीने हो गए, पर मेरा अभी टेस्ट में 2nd रैंक 3rd रैंक मेरा आ ही जाते हैं, और अच्छा खासा नंबर आ जाते हैं, मतलब मैं 50 में 40 क्वेश्चन सही कर ही देता हूँ। तो मेरा कहने मतलब बस मैं डेली जो काम करवाऊँगा वो करते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, और कुछ काम बोल रहा हूँ करते रहना, CSET निकल जाएगा। ये रही CSET की बात। और वो मैं कुछ ट्रिक जो है अभी से ही, और वो जो मेरे कंप्रेंशन वाली वीडियो वहाँ से देख लो, मैं यहाँ पे भी करवाऊँगा, नई अप्रोच से करवाऊँगा आपकी बार थोड़ा, ठीक है। मेरा यह है कि आपकी बार आपको 2011 से लेकर 2023 तक वो सारे रटे हुए होने चाहिए कंप्रेंशन, क्योंकि मैंने देखा आपकी बार डायरेक्ट आंसर आ रहा था, जो 2011 का क्वेश्चन था वही डायरेक्ट उस दिन में दिखाया भी था आप लोगों को। तो मतलब कि उनकी जो मेथड ऑफ द अप्रोच है उन लोगों की ना सेम है। वो कब जैसे मान लो GS में क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना, वैसे कंप्रेंशन वाले भी रिपीट करते हो। रिपीट इन द सेंस थीम जो वो आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, ये वो जो भी चीज़ है, ठीक है, तो वो सेम चीज़ रहती है, ठीक है। दूसरी बात है ट्रिक वाली जो मैं अप्रोच सिखाऊंगा, न्यू मेथड से सिखाऊंगा, और मुझे पता पैटर्न यही रहेगा, तो 2023 में रहा पैटर्न वही रहेगा एग्जाम का, मेथड वाला ना। तो जैसे मैं अभी 2011 वाले पेपर सोल्व किए हमने, तो मैं एक आइडिया लगाया हूँ, उल्टा ये नया वाला जो पैटर्न आया ना, ये पिछले वाले से बिजी है। बस यही थी कि अपने लोगों को प्रैक्टिस नहीं थी, तो जैसे अभी मैं उसी पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो ये और ईजी है। तो ये चीज़ याद रखो, अपने लिए फ़ायदा ही है, टेंशन नहीं लेना। बस ये चीज़ याद रखना कि बेसिक क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने चाहिए, और वो कितना से हार्ड क्वेश्चन बना ले, उसकी मैं टेक्निक सिखा दूंगा, उससे आप निपट लोगे, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ। जब मैं अभी 2011 से अपन 1 जनवरी शुरू करेंगे ना, तो 2011 से लेके 2022 तक मैं जब करवा दूंगा, फिर तुम 2023 का देना पेपर, नंबर तुम लोगों को 120 पार नहीं जाए तब बताना। बात ये नहीं कि तुम बोलोगे भाई आंसर पता होगे, नहीं, उससे नहीं, बात मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अभी भी मैं लोगों से दिलवा लूँ ना 2023 का, आज अभी दिलवा लूँ, नहीं आएंगे नंबर, पर जब मैं अप्रोच सिखा दूंगा उसके बाद तुम कोई से भी क्वेश्चन से निपट लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पर ये है कि साइड बाय साइड तुम लोग NCERT पढ़ते रहना। हाँ बोला मैं। सर मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे 2023 वाले जब मैं एग्जाम देकर लौटा था, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे देखा। मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सारा कुछ मैंने पढ़ा है, सब कुछ आता है, लेकिन वो एग्जाम में ना प्रेजेंट ऑफ माइंड में हम लोग को ये कभी पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन में क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, और इस वजह से सारे क्वेश्चन गलत, पढ़ा हुआ चीज ही गलत होता था, ज्यादा वो कंफ्यूजन सब में। प्रैक्टिस की कमी रहती है, वो प्रैक्टिस की कमी। तो आपकी बात अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी करवाऊंगा PYQ, फिर अप्रैल मई में मैं PYQ करवाऊंगा, कुछ ही नहीं करवाऊंगा, मुझे तो पता है ना। लेकिन मुझे वो प्रैक्टिस इस बार बात बार की जब मुझे चीज़ों की तसल्ली, प्रैक्टिस होगी, जब नए नए क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे, तब जाके वो चीज़ें सीखोगे, ऐसे नहीं हो। मैं वो CAPF वाले क्वेश्चन, EPF वाले क्वेश्चन, वो आजकल उधर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जब इधर अपन सारा सीख लेंगे तो फिर उधर वापस से अप्लाई करेंगे CAPF इन पे। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो EPFO का पेपर हुआ है, और जो अभी ये ES वाला पेपर होगा, NDA CDS वाला पेपर होगा, और जो अभी हुआ है पेपर, क्वेश्चन रिपीट होंगे 10-15 क्वेश्चन वहीं से, तो उसमें करेंगे लगभग 10-11 साल के वो भी पेपर लेने। तो मेरा मानना है कि देखो पहले NCERT पढ़ लो बस, और कुछ ज़्यादा पढ़ने मत सोचो। अगर ठीक है जो आपने पढ़ रखा है वो पढ़ो, पर तो NCERT पढ़ लेना, किसी एक भी सब्जेक्ट की NCERT मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अरे NCERT मजबूत रहेंगी ना, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब बनाएंगे अपन CDS NDA CAPF वाले, तो फटाफट कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। इस बार मेरे साथ क्या हुआ था ना सर, जैसे आपने वो टेक्निक बताई थी यूट्यूब पे, तो मैं तो पूरा माइंड में कब था कि मैं ये टेक्निक करके मैं निकाल ही लूंगा, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन आते भी हैं। फिर थोड़ा सा ऑप्शन में इन्होंने केवल 1 केवल 2 ऐसे कर दिया, तो मैं वहाँ अपना कॉमन सेंस लगाया ही नहीं, मैंने केवल आप ही वाला। अभी मैं 2023 का जब पेपर सोल्व कराऊंगा ना, तुम देखना वही टेक्निक लग रही है। और मेरे, मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, है ना, इस पेपर में है ना, वो तो एक और जो ट्रिक थी वो मैंने अप्लाई नहीं की। अगर मैं अप्लाई करता था आराम से, जैसे 48 में से है ना 30 क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन 2 है, ओनली केवल 2, मतलब 2 ऑप्शन सही होते हैं। तो वो मैं अभी जब अभी लगा रहा हूँ ना, मैं दोबारा सीख रहा हूँ, तो मैंने देखा ये वाला तरीका और भी ईजी है,
तो घबराओ बस। ये चीज़ें ना लीक मत करना किसी को। मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस मार्केट में जो हवाबाजी है ना वो बहुत टफ है, कुछ ही नहीं, बहुत ईजी है। तुम विश्वास नहीं होगा तुम लोगों को, मैं जब करवाऊँगा ना तब देखना। और ऐसा नहीं है, मैं जब 2011 से दोबारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो भाई वो पहले भी यही था कि देखो मैंने तुम्हें लोगों को क्या ट्रिक सिखाई थी कि साइंस टेक वाले जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें डी होता है, या जिनकी वाइड रेंज होती है जनरल स्टेटमेंट है वो डी होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, हमेशा 3 स्टेटमेंट रहते हैं तो उसमें से एक गलत देता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हैं, और मैंने सिखाया था, पर वही कि तुम लोग अप्लाई नहीं किए ना। 48 में से 30 क्वेश्चन का आंसर ये था। अब सोच लो ऐसे ही पास हो जाते। और जो खतन 1 खतन 2 वाला ना वो तो और ईजी है। और मेरे लगभग उसमें से 20 क्वेश्चन समथिंग जो आए थे, 20 में मेरे लगभग 13-14 सही है वो क्वेश्चन। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, उल्टा ये पैटर्न ईजी है, घबराना मत बिल्कुल भी, बहुत ईजी है। जब मैं करवाऊँगा ना तुम लोग विश्वास करो, 2023 वाले पेपर में तुम लोग अच्छा नंबर लाओगे, 2024 वाले में भी। बस एक चीज़ याद रखना, थोड़ा मेहनत कर लो कि बेसिक जो चीज़ें हैं, देखो कॉमन सेंस तभी लगता है जब कुछ नॉलेज होता है। जैसे आज मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा 2011 वाले, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई तुम्हें ना थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे मान लो एक बार सब कुछ पढ़ के रखे हो कि भाई कहाँ पे, मान लो कि कौन सा अभ्यारण्य क्या है, कौन सी नदी कहाँ से है, किसी कंट्री की लोकेशन पता हो, जो जितने भी महासागर हो कहाँ पे क्या है, बस इतना पता करो। मतलब अगर आप लोगों ने बेसिक्स अच्छे से कर लिया ना, एनसीईआरटी 3-4 बार पढ़ लिया, तो गारंटी साथ बता रहा हूँ कोई नहीं रोक सकता पीटी। क्योंकि जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा ना वो 100 के 100 क्वेश्चनों पर लगेगी, परंतु तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज रहेगा ना जब, तो बेसिक नॉलेज से क्या होगा कि तुम लोगों को आराम से, तुम लोगों ने जैसे 20-30 क्वेश्चन निपटा लिए, अब मान लो कि 70 क्वेश्चन बचे, 70 क्वेश्चन में जो टेक्निक सिखाऊंगा ना 70 में से ये है कि तुम सीख गए अच्छे से, तो 40-50 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। तो मेरा कुल मान के ये मानना है कि आइडिया कि 120 प्लस टारगेट तुम लोगों को लेके जाना है, और आराम से आएंगे। ऐसा नहीं, अगर मैं जो मेहनत करवाने का जो मेरा प्लान है उस अकॉर्डिंग करोगे तो कोई चांस नहीं है कि नंबर नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस ये है कि सीसीएट का मुझे पिछली बार भी बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट थे सीसीएट के कारण जिनका नहीं हुआ पीटी, तो उसका अफसोस है मुझे। तो अब की बार इसलिए मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगा। मेरा खुद का भी सीसीएट, तो आप क्या, तो सीसीएट में खुद भी सीख लिया हूँ, तो मैं सिखा सकता हूँ अब की बार चीज़ें मैंने डिटेल में सीखी है, तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सारे टॉपिक मैंने अब क्लियर कर लिए। अब जो भी थोड़ा बहुत और मेहनत है वो तुम लोगों के साथ कर ही लूँगा। तो चाहे उसके लिए मुझे 11th क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे, उसमें क्या ही दिक्कत है, सीखना है। क्योंकि एक चीज़ और समझ लो, सीसेट में वो लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटी को घुसा रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो ये चीज़ याद रखो, प्रोबेबिलिटी सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए 11th क्लास वाली और परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो नंबर सिस्टम में वही प्रोबेबिलिटी घुसा रहे हैं, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी घुसा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सीखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, फिर क्लास शुरू करें। और रही एनसीईआरटी की बात, तो देखो, हाँ बोलो काजल। बोलो जिसको बोलना है, फिर मैं क्लास शुरू करूँ। हाँ सर, ये कह रहा था सर कि पीटी तक तो सही है सर, पीटी तक की अब तो डर नहीं है, लेकिन नहीं इस बार ना मुझे फाइनल सिलेक्शन लेनी है सर, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले जो पहली दुविधा उसको तो सच दूर करो ना, तुम लोग फिर यही होते हो, 6 महीने कहाँ सो रहे थे। अब समझते नहीं तुम लोग, यही तो गलती होती है भाई। अब जो सामने जो चीज़ है ना, जो सामने जो दुश्मन खड़ा उससे निपटो, उसके बाद में दुश्मन के लेके काहे परेशान हो रहे हो। पहले जो है उसको तो क्लियर करो, पहले क्लियर करोगे तभी तो आगे पहुंचोगे ना। यही अप्रोच गलत होती है लोगों की। 6 महीने रियलिटी में अगर जो समझदार है, मैंने क्या बोला था, दिसंबर तक अच्छे से मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, ऑप्शनल निपटाना, जितने कोर सब्जेक्ट हो निपटा लेनी चाहिए, ठीक है। अपन तो ऐसा नहीं, मैंने देखा है कि लोग, जैसे मोनिका तो उस दिन बोल ही रही थी कि ऐसा कुछ नहीं, उसने पीटी की तैयारी की थी, उसके बाद हो जाता है। हाँ, अपन जैसे थोड़ा थोड़ा करके रखना चाहिए। और मैंने देखा है आजकल यही चल रहा है, क्योंकि पीटी का भय इतना है ना मार्केट में, आप समझ नहीं रहे हो। अरे रियलिटी है, पीसी आजकल पीटी से बाहर निकाल रही है बच्चों को, पेपर जिसका बना रही है। तो भाई पहली दुविधा बाहर कर लो। अब जैसे मैं 6 साल से मैं सोचो मेरा मेंस रेडी, पर क्या ही मतलब उस मेंस रेडी होने का, समझो ना इस बात को आप। तो ये फालतू का डायलेमा मत लाओ अपने अंदर,
कि हाँ मुझे फाइनेंस, भाई पहली दुविधा, भाई पहले प्रीलिम्स तो पास करो, फिर देखा जाएगा मेंस से। मैं हूँ ना, क्या टेंशन ले रहे हो, पहले प्रीलिम्स तो निपटो ना। अब मेंस की तुम्हें टेंशन है, फाइनल सिलेक्शन। ये देखो भाई, अमित जाके भगवद गीता पढ़ो, मैंने उस दिन भेजी भी थी। जी मैंने कुछ पढ़ी है सर। आप सीखो ना भाई, तुम तो अटैच हो रहे हो किसी फल से डायरेक्ट। भाई पहले है ना, जैसे पेड़, भाई क्या होता है ना, आदमी को ना फल चाहिए, आम चाहिए उसको डायरेक्ट। भाई आम के लिए पहले वो छोटा पेड़ लगाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, वो बड़ा होगा एक दिन, फिर जाके आम देता है, तब जाके इतनी मेहनत लगती है तब। तुम तो पहले दिन ही आम चाह रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। कर्म करो भाई, फल की इच्छा मत करो। अरे गलत है अगर ऐसा सोच रहे हो। भाई पहले अपने आप को उस लायक बनाओ, मेहनत करो। अब जो है ना मेहनत करता है ना, उसके दिमाग में ये विचार नहीं आते हैं फिर कि मुझे तो आईएएस बनना ही। अरे भाई उसको पता है जब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता, जैसे मैं बता दिया तुम लोगों के 5 स्टेप है, अपन 5 स्टेप करने, तो वो ये करो ना, इस पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक वो पीटी मैन सब होगा। अब जब आप लोग इस चीज़ को छोड़ के आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो फाइनल सिलेक्शन लेना, अरे भाई पहले पीटी तो निकालो। पीटी निकालना तो फिर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, विजन टेस्ट लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यू करना पड़ेगा, अपने को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ये करो ना, तो ये करोगे तो सब आगे, जब पहला ताला खुलेगा दूसरा ताला भी तभी खुलेगा ना। विजन वाली 5 लगाई है मैंने सर, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, और एक पॉलिटी की, और 2 9 11 पॉलिटी की। कंप्लीट करो उसको जो भी है। और करंट अफेयर वाली 3 महीने की निपटाई है मैंने। हाँ तो करो ना, तो भाई कर्म करो, फल की मत सोचो। एक चीज याद रखो जीवन में, जब अगर आप फल से अटैच हो जाओगे ना, आसक्ति बहुत हो जाती है। और आसक्ति बहुत खतरनाक चीज़ है, किसी भी चीज़ से कोई आसक्ति हो जाती है वो बहुत खतरनाक है। भाई आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, पढ़ो बस, वो होगा, पीटी मेंस भी वो सब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कि आप रिजल्ट से चिपके पड़े हो, उसके बारे में दिन रात सपने देख रहे हो। मैं बहुत देखता हूँ ऐसे लोगों को यहाँ पे। नेवर थिंक लाइक दैट। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहना चाहिए कि इतना भी नहीं रस, पर नहीं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, वो भाई ऑटोमेटिक ही उनकी मेहनत से दिखता है कि हाँ ये आईएएस बन जाएंगे। कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, यहाँ मान लो कि फ़ोटो लगा के रखें, लबाशना, ड्रीम लबाशना, ये फलाना ढिकाना, उसके लिए मेहनत तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं होता है। सपना देखने के लिए वो अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है ना कि भाई सपने तो वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। स्टेटस लगाने वाले सपने वो नहीं चलता ना, थोड़ा मेहनत करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, काजल क्या बोले तो बोलो। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे आप मंडे से पढ़ाओगे पीटी के लिए, तो वो आप यूट्यूब पे मतलब शेयर करोगे वीडियो? मैं ना उसको क्या करूँगा, कुछ क्लासेस भेजूंगा, तो मैं आपको भेज दूंगा ना ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, उसमें इधर उधर मत भेजना किसी को। नहीं यही पूछना था मुझे। अगर मुझे पता लगा, देखो ना उसमें है ना, एक चीज़ याद रख लो, मुझे आइडिया लग जाएगा। अगर कोई इधर उधर तुम भेजोगे ना, देखो लगभग तुम लोग कितने हो उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, 26-27 लोग हो ना, तो 26-27 लोग में से व्यूज़ अगर मान लो कि एक टोटल आइडिया लग जाता है, क्योंकि उसमें अनलिस्ट में क्या होता है कि जिसको मैं जितनों को भेजा हूँ उतने ही लोग देखेंगे, और उससे ज़्यादा देखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। तो अगर मुझे सर मतलब कोई नहीं देखेगा, मैं खुद ही अपने घर में विश्वास नहीं है कि हम लोगों पे। अरे नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं सर। हाँ, इसकी पूरी गारंटी है कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत गुप्त आदमी है भाई, तेरे को तो वो बनाना पड़ेगा, कौन सा वो जासूस टाइप से होते हैं ना जो काम करते हैं, वैसा बनाना पड़ेगा तुम्हें। अरे ठीक है, मतलब चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा। हाँ, गुप्तचर बनाना पड़ेगा इसको। अरे ठीक है, मतलब अरे सर मैं जैसे हमें कभी बाद में देखना होगा ऐसे कोई चीज, इसलिए सारा बोल सब मिल जाएगा वो। मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, वो सारी चीज़ मेंटेन करके रखूँगा, वो कोई इश्यू नहीं है। वो मैं प्ले लिस्ट जैसे कल भेजा था ना, सारी वीडियो जितनी भी क्लासेज हुई है, 10 क्लासेज हुई है, वो सारी भेजा, तो वैसे मैं भेज दिया करूँगा। ठीक है, बनाओ, इम्पोर्टेंट क्लासेज है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ट्राई एक सब ये लोग यही करना कि सब पीवाईक्यू लेके ही बैठना हार्ड कॉपी में, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। हवा में मत ले, उसमें घास मत काटना, नहीं सीख पाओगे। मैं क्या करूँ, नहीं लेनी पड़ेगी मुझे? नया लेना पड़ेगा, और क्या, तभी तो सीखोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई? मैं 2-3 बार करवाऊंगा वो काम, तब जाके तुम लोगों के ना माइंड में रचेगा बसेगा, तब जाके तुम पेपर में लगा पाओगे, नहीं अप्लाई नहीं होगा।
आपको हवा हवा में लग रहा है कि वो ट्रिक सीख गए, मतलब जो भी है, अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई हकीकत बता रहा हूँ, इतनी बार मैं कराने के बाद मैं खुद अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ क्वेश्चनों में एग्ज़ाम के बाद में मैं जब बाहर जाके देखता हूँ पता लगता है ये भी लग सकता था इसमें। तो वो 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या ना यहाँ यहाँ घुसेगा वो। और मैं बता रहा हूँ ना, जब वो घुस गया ना तो यूपीएससी कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे, कर लोगे सॉल्व, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। परंतु वो यहाँ घुसाना पड़ेगा दिमाग में। तो वो मेरा मानना है मैं 3 बार प्रैक्टिस कराऊँगा। एक बार देखो जनवरी में कर लेंगे अपन, फिर अप्रैल में कराऊँगा दोबारा, फिर एक बार एग्ज़ाम से जस्ट पहले मई वाले मंथ में, तब जाके तुम लोगों को ना वो फियरलेस, तुम देखो अभी मैं जनवरी में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा फियर कम हो कि पीटी इतना वो है ये वो है, तो थोड़ा वो डर खत्म होगा। अप्रैल में जो दोबारा करेंगे ना तो और अच्छे सीख जाओगे, थर्ड बार भी अच्छे सीख जाओगे तो अप्लाई कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। वो मैं पकड़ पकड़ के करवाऊँगा, रिद्धि को मैं बोल दूँगा तुम लोगों को अलग से पेपर भी बना के देंगे उसी टाइप से, उसी पैटर्न में। वो मैं नहीं बताऊँगा कि कैसे पेपर बनवाऊँगा, पर तुम लोगों से प्रैक्टिस के लिए वो पेपर भी देने हैं तुम लोगों को, तो वो चीज़ याद रखना। तो वो तब जाके है ना, देख लेना, तब नंबर नहीं आया ना, तो जैसे मुझे बता रहा हूँ ना, आज भी मेरे से यूपीएससी उठा के पेपर ले लेना तो मैं इतना मैं ऐसे नहीं बोलता कट ऑफ निकल जाएगा, मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ कि मैं आज भी है ना यूपीएससी पेपर ले ले, मैं 50 क्वेश्चन सही कर दूंगा अंधेरे में उठा के, मतलब होते ना उठा के ले ले, क्योंकि मैं वो तरीका सीख चुका हूँ। और तुम लोग भी अगर सोचो वो तरीका सीख गए, देखो ना मेरा जैसे पीटी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, अगर बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं हुए, जैसे मैं इसीलिए बोला एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे तरीके से, कुछ चीज़ें अच्छे से कर लो, मेरी गारंटी साथ बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें अगर बेसिक क्वेश्चन गलत, मेरा क्या भी कुछ बेसिक क्वेश्चन, एक तो ऐसा हुआ कि मैं सही क्वेश्चन सॉल्व सही किया हूँ, ऑप्शन गलत मार दिया, तो ये गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन गलती नहीं किया कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 लोग वो भी गलती करके आए थे, तो ऐसे क्वेश्चन अगर गलत नहीं किए, अच्छा वो कितने टफ से टफ बना दे पेपर, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ तुम लोग निकाल लोगे पीटी, अगर वो जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीख गए तो। परंतु बेसिक क्वेश्चन गलत हुए तो फिर मेरी ट्रिक भी काम, मतलब ट्रिक फिर वही होगा जैसे अब क्या मेरा क्या हालात है, मेरा आपके 70.5 नंबर के समथिंग आ रहे हैं, रीजन क्या था, बेसिक क्वेश्चन गलत हुए। अगर मेरा मतलब कितने 49 क्वेश्चन सही हुए थे अब की बार, ये तो रखा है यहाँ पे मेरे कितने 22 से 48 क्वेश्चन, और मतलब अलग अलग डिफरेंट कोचिंग से अलग अलग हो रहा है, तो मैं 48-49 क्वेश्चन मैं सही कर लेता हूँ। अब लड़ाई है 5-10 क्वेश्चनों की, मैं फिर बता रहा हूँ हकीकत, 5-10 क्वेश्चनों की लड़ाई है। तो वो 5-10 क्वेश्चनों के लिए मैं तुम लोगों से मेहनत करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो विजन के टेस्ट मैंने कभी नहीं दिए, तो मैं बता रहा हूँ कर लो, सच में बता रहा हूँ फायदे में रहोगे। जैसे मैं 50 क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, आज भी मेरे यूपीएससी 2024 का पेपर ले लेना, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ तब भी मैं कर लूँगा, तो मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन सोल्व करवाने गारंटी में दे रहा हूँ। बस आप लोग है ना 20 क्वेश्चनों पे मेहनत कर लो, 70 क्वेश्चन जैसे पहुँचोगे 120 पार हो जाओगे। तो 20 क्वेश्चनों के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, विजन के टेस्ट देना है, सीडीएस एनडीए सीएपीएफ वाले वो क्वेश्चन करना है। उस 20 क्वेश्चनों के लिए लड़ाई है, क्योंकि कट ऑफ उसी से निकलेगी। इसलिए बोलते हैं ना मेरा एक ब्रिज की तरह भूमिका रहेगी, बस वो जो ट्रिक वाली जो चीज़ें ब्रिज है, बस आपको इधर से उधर पार पहुँचाएगी, परंतु वो जब भी पहुँचाएगी जब इधर से तुम लोग मेहनत करते आओगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो वो 20 क्वेश्चन तुम्हें है ना बस वो मेहनत करना, वो 20 क्वेश्चन जो है सही कर लेना, 50 क्वेश्चनों की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब ये मान के चलो कि 80 में से 50 क्वेश्चन मैं तुम्हारे सही करवा दूंगा अगर वो ट्रिक लगाओगे तो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मेरे देखो अब क्या, मेरे को भी इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए भी तो आश्चर्यचकित था ना कि ये नया ऑप्शन वाला नया मेथड, वो सारी चीज़ें कोई नहीं। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, 2024 का पेपर ईजी आएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया, जैसे धर्मेंद्र जाकर देखना, कभी भी है ना ओड ईयर में पेपर नहीं देता है। उस बंदे को मैंने ऑब्जर्व किया, 2021 में देख रहा हूँ, 2021 वाला भी नहीं दिया था उसने, 2022 वाला दिया, 2023 वाला भी नहीं दिया, और अब 2024 वाला देगा, 100% देगा, देख लेंगे। तो ये बंदे देखो 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये क्यों, मतलब समझो ये चीज़। अब ये नहीं बताते किसी को कि हमने क्यों नहीं दिया, वो सोचो 2022 का दिया, 2023 का नहीं दिया उसने। तो और ये मैं खुद ऑब्जर्व किया ना, 2019 में मेरे बहुत ख़राब नंबर आए, 2018 मेरे अच्छे नंबर आए, 2020 में मेरे अच्छे नंबर आए, 2022 में मेरे अच्छे नंबर आए। जब मैं देखता हूँ भाई पढ़ाई तो मेरी सेम ही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं स्पेशल किया। और मैंने जब देखा 2019 में बहुत पढ़ा था, 2021 में बहुत पढ़ा था, और 2023 तक चलो अब की बात ऐसे ही था, और फिर मैं देखा मेरे कम नंबर हैं। तो इसका जब मैंने एनालाइज़ किया, पेपर को देखा, तो भाई नहीं रियलिटी है कि भाई देख लेना अब की बार है ना 2024 में पेपर लक्ष्मीकांत से आएगा,
तो मैं जो हाईलाइट करवाऊँगा भाई वो रट जाना, क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अब की बार राष्ट्रपति वाला लक्ष्मीकांत से नहीं था, पर अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे वो यूपीएससी हमेशा एक बार है ना डायलेमा करती है। वो एक बार जो मतलब मेन स्ट्रीम में जो रहते हैं ना वहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछती, और वो हमेशा ओड ईयर में है। आप 2021 के पेपर उठा के देख लेना, 2019 का भी तो आपको नहीं मिलेंगे लक्ष्मीकांत सिंह से क्वेश्चन। वो हमेशा पेपर बनवाता अलग तरीके से। और अब क्या 2024 की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और अब क्या देखो कुछ क्वेश्चन में पहले मैं इंश्योर करते जा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों पे काम कर लेना। जैसे अब क्या फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आएगा, बहुत साल हो गए, ठीक है। डीपीएसपी से क्वेश्चन आएंगे अब की बार, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लेना, क्वेश्चन बनेंगे अब की बार। प्रेम्बल से क्वेश्चन बनेगा, प्रेम्बल से क्वेश्चन बने 2020 में बना था। तो ये चीज़ें मतलब समझो, ये एक्सपीरियंस है बस। और इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओगे तभी जाके क्वेश्चन बढ़ेंगे, और क्वेश्चन बढ़ेंगे तभी पीटी निकलेगा। तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन तो है। रही इस इकोनॉमिक क्लास की टेंशन मत लो, लगभग मेरा मानना कि जहाँ कुछ दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि देखो इकोनॉमी में जो है पीटीओ वाली जो चीज़ है, शायद पीटीओ वाला जो पार्ट था मेन इंपॉर्टेंट वो हो चुका है। शायद अब कैपिटल मार्केट वाला बचा हुआ है ना, शायद वही अपन शुरू किए थे उस दिन। वो पीटी भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा देता हूँ। करेंगे ऐसा कोई इशू नहीं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे कर लेंगे। मैन तो क्या अभी जैसे मेरा मॉर्निंग क्लासेस चल रहा है वो जैसे कंप्लीट होगा फिर उसके बाद मैं फ्री रहूँगा, तो मैं एनसीईआरटी क्लासेस जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, जिसको देखना हो खुद से पढ़ रहा हो जो पढ़ लेना। इधर वाले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 2 घंटे शाम को अपन करेंगे उसमें शायद देखते हैं मैं कुछ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा टाइम मैं क्वालिटी चीज़ों पे ध्यान दूँ। क्योंकि एनसीईआरटी मेरा मानना है खुद से पढ़ के तुम कर लोगे बस। हाँ मैं उसमें हाईलाइट कर दूँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो मिस आउट मत करना। मेरी उतनी भूमिका रहनी चाहिए, पर तो बोल रहा है तो पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, उस टाइमिंग में नहीं पढ़ाऊँगा। मैं अलग से उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा जो भी है, वैसे पे जिनको पढ़ना रहेगा वो पढ़ लेना। हाँ बोलो काजल। सर मैं बोल रही हूँ आप अगर मतलब हाइलाइट्स करा दो, बाद बाकी जहाँ दिक्कत होगी हम पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा इससे। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है कोई नहीं, मैं हाईलाइट तो करवाऊंगा, वो तो मुझे पता है, हाईलाइट तो करवाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे मैं कल वो एनसीईआरटी वाला दिखा रहा था 6th क्लास की, अब वो देखो ना जहाँ से हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। वो मेरे को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा चीज़ों को। पर हाँ मुझे पता है क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। सर मंडे से आप हाईलाइट करवाओगे या एमसीक्यू? नहीं अभी पीवाईक्यू पे काम करेंगे अपन। पहला सबसे पहला और आखिरी काम वही है भाई। वो तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर एनसीईआरटी इसलिए करवाऊंगा ताकि मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चनों से पीटी निकलता है। आप विश्वास करो, वो 40-50 क्वेश्चन तो मैं सही करवा दूंगा तुम लोगों के, आप विश्वास करो इस चीज़ पे। पर बात है कि वो 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन प्लस ये 40-50 क्वेश्चन जो सही करवाऊंगा उसमें भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो लगेगा ना। अगर जब आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं तो फिर वो ट्रिक नहीं काम करेगी। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़वा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप खुद से पढ़ो 3-4 बार एनसीईआरटी, तब जाके फिर मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा ना तो आप लोग खुद से, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, तुम लोग मेरे को उल्टा 10 बना के नई ट्रिक सिखाओगे पेपर सोल्व करने की। क्योंकि एक अप्रोच होती है। देखो एक चीज़ यार ना, स्किल सीखने में है ना, जब एक व्यक्ति स्किल सीखता है तो स्किल सीखने में एक बार समझ में आ जाती है ना तो खुद से भी स्किल जनरेट कर लेता है। इसलिए तो बोला जाता है कि आदमी को स्केलेबल बनाओ, उसको स्किल सिखा दो। मैं आप लोगों को स्किल सिखाऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने की जो आपने कभी सीखी नहीं होगी। मेरा भाई आईआईटी का एग्ज़ाम भी ऐसे निकला था, और मैं विश्वास नहीं करोगे दुनिया में लोग पागल बना रहे हैं आईआईटी एग्ज़ाम से कोई से बड़ा एग्ज़ाम हो। इसीलिए बोला जाता है भाई पीवाईक्यू देखो, पर ये नहीं बताता किस नज़रिए से देखना है। मैंने रियलिटी बताया आईआईटी एग्ज़ाम भी ऐसे क्रैक किया है, परंतु उस टाइम है ना उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये अप्रोच जो मैं सीख रहा हूँ भाई ये स्मार्ट गेस टेक्निक है। उस टाइम मेरे मतलब रिश्तेदारी में सब में ये फैला दिया गया था कि ये तो तुक्के में पास हुआ है। अरे भाई वो तुक्का नहीं है भाई तुक्के में तो बहुत सारे लोग आईएएस बनते हैं, 90% लोग ऐसे ही बनते हैं। और विश्वास नहीं करो कभी पर्सनली किसी से मिलना। अब जैसे मोनिका है, ठीक है, अभी तो जब बन जाने दो उसको, अभी वो रियलिटी बोलेंगे नहीं, कभी मैं उसको पर्सनल सेशन करवाऊंगा, मैं गारंटी से। वो खुद भी ये बोलेगी भाई बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं पता थे, कुछ कॉमन सेंस लॉजिक ऐसे लगता है। पर हाँ मेहनत भी चाहिए होती है, पर तो ऐसा नहीं है, कटो पार करने के लिए तो भाई कॉमन सेंस टेक्निक सीखना ही ज़रूरी है। ये चीज़ याद रख लेना, गधे की तरह मेहनत करने से ना नहीं निकल। मुझे याद है 2019 का टाइम मैंने इतनी मेहनत की थी मैंने कभी नहीं की थी। 15-16 घंटे पढ़ाई की थी और सबसे कम नंबर आए थे मेरे। पर हाँ ये कि उस टाइम जो 2019 वाला दौर था उसने मेरा बेस तैयार किया आगे फ्यूचर के लिए। पर मैंने जितना 2019 से पढ़ा उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ाई की, आधा भी नहीं पढ़ता मैं, तो आधा क्या उसका आधा भी नहीं पढ़ता। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें गधा मजदूरी से काम नहीं चलेगा।
स्मार्ट मेथड, स्मार्ट अप्रोच वही काम करती है। हाँ बोलो अमित। सर मैं कह रहा था ना सर कि मैं तो तैयारी लगभग 2021 से ही मैंने शुरू कर दी थी ये यूपीएससी की। तो सर 2021 नहीं दिया, 22 नहीं दिया, 23 का मैंने देने की हिम्मत की किसी तरह। तो मेरे साथ एक लड़का रहता था, वो मेरे भैया थे, मेरे बड़े थे। तो वो यूपीएससी की तैयारी करते हुए वो दिल्ली में ही है। तो वो कहीं गड़बड़ा जाते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार मैं तो बहुत इजी तरीके से इसे जानता हूँ क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस के लगातार एग्जाम देते रहता है, तो लगातार मेरी रिवीजन होती रहती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि 2023 के एग्जाम से 10-15 दिन पहले तक मुझे लग रहा था कि सर क्या बोले, कॉन्फिडेंस लेवल आप उन्हीं भगवान है, ऐसा करके लग रहा था मुझे। और जब मैं वहां गया ना, तब असलियत मुझे मालूम चले कि नहीं, केवल पढ़ने से नहीं होने वाला है। जब तक पीवाईक्यू के साथ अगर खेलना नहीं शुरू करेंगे आप, नहीं कर ही नहीं सकते, इस एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाओगे कभी नहीं, और भूल ही जाओ, जिंदगी में नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जिसने पीवाईक्यू नहीं देखा उसका तैयारी 50% ही है, चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, 20 घंटे पढ़ ले, 22 घंटे पढ़ ले, नहीं होगा ही नहीं। भाई इतना वाइड सिलेबस है, समुद्र अथा समुंदर है कि कैसे पढ़ोगे, नहीं होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें आज ही सोच रहा था कि अब की बार पीटी निकल गया तो मुझे पता है मेंस भी पीवाईक्यू से ही निकलेगा देख लेना, उसमें भी कुछ ही नहीं करना, उसमें भी मेंस वाले पीवाईक्यू। हाँ सर आपने मुझे मेंस के लिए थोड़ा गाइड कर दो तो मुझे डर है। मैं अमित को क्या बताया अभी भाई, पहले पीटी है, पहली चीज तो पहले दुश्मन को तो मारो, और दूसरी नहीं सर आपकी बात मानना है, उसके भी मुझे लगता है उसको अभी पीवाईक्यू ही है, उसके अभी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू ही रटना हो, मतलब उसमें पीवाईक्यू पे काम करना है, उसी से ही मेंस निकलता है। हकीकत बात यही है, नहीं विश्वास हो ना जाके देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, पता लग जाएगा। अगर आपने 2013 से लेके 2023 तक मॉडल आंसर बना के रखे हैं, अगर अच्छे से समझ के बना के रखें, तो मैं गारंटी के साथ बताऊँ 2024 का मेंस का पेपर सोल्व कर लोगे और अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। लोग ऐसे ही बनते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो अरे पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, आधा एक घंटा। वो दिन तो कहाँ पे है ये पीडीएफ, इसी में है ना। किसी को आइडिया है अपन लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? शेयर मार्केट चलना शुरू हो गया था ना। आप हाँ, शेयर मार्केट आप एक बार खोलिए तो सही। देखो डाउनलोड हो रहा है। कितने पेज का है, किसी ने देखा अपन कितना आगे, मतलब कितना बचा है? ज़्यादा तो नहीं बचा होगा मुझे पता है, मौद्रिक नीति अपन कर चुके थे, बैंक दर ये सब हो गया था, ये भी हो गया था। मेंस वाली पूरी बची है अभी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही पढ़ाया था मैंने, आरआरबी की संरचना, ये सब आरआरबी की चुनौतियाँ। बताओ हाँ ये सब हो गया था। हमको कुछ तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ये करना होगा। अब बता। अरे एक बार लास्ट क्लास खोल के देखता हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया ना, 2 वीक तो यही हो गए, 2 वीक से ज़्यादा। हाँ रुको 1 मिनट, अभी देख के बताता हूँ। नहीं इसमें कुछ है इम्पोर्टेंट, वो करना ज़रूरी है। देखो इसके मैं
फ्लिश वर्कर पढ़ लिए थे अपन। उत्पादन, मुद्रास्फीति के उपाय पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास नंबर 27, ठीक है। एक मिनट रुको, ये कौन सी क्लास नंबर है? ये सब पढ़ लिया अपन। क्लास नंबर 27 से पढ़ना है। क्लास नंबर 8 बहुत आगे तो पढ़ लिया अपन। ये सब हो गया है। कोऑपरेटिव बैंक से पढ़ ले। ये पढ़ लिए है ना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? रुको एक मिनट, इधर देखने दो। पर इधर तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 28 नंबर क्लास तक पढ़ लिए। बेस इफेक्ट, मुद्रास्फीति, रुक जाओ। सैरिस बैंक, भुगतान बैंक, हाँ पेमेंट बैंक पढ़ा दिया था ना उस दिन। वित्तीय समावेशन पढ़ चुके हैं। NBFC भी पढ़ चुके थे। NPA पढ़ चुके थे। साल PC एक्टिव पढ़ चुके हैं। मतलब अच्छा खासा पढ़ चुके हैं इसका मतलब। तो फिर तो बहुत कुछ हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कुछ ही नहीं हुआ। ये सब हो गया था, याद है। लंबी क्लास लिया था, उसमें करवा दिया था। PCA फ्रेमवर्क ये सब पढ़ लिया था। इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे अपन। अरे यहाँ तक पढ़ ली। डिजिटल करेंसी भी हो गया था। रिपोर्ट, हाँ ये आ गया इन्फ्लेशन। नगीना कुछ याद नहीं कि तुम्हें कहाँ तक पढ़े थे? मुझे नहीं याद सर। इसे सॉल्यूशन पढ़ना है। मैंने देखी नहीं उसको। ये नहीं हुआ था, स्टैगफ्लेशन नहीं हुआ था अभी। नहीं, ये हो गया। फ्लिश वर्कर पढ़ाया था मैं उस दिन। क्योंकि जो ये लास्ट क्लास चल रही है ना, इसमें शायद 22 या 25वीं वीडियोस थी, मतलब क्लास थी, वीडियो क्लास थी। ये देखो नहीं पढ़ा है तो होलसेल यहाँ तक आ चुके हैं अपन। इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे आज, फिर तो अच्छा खासा हो जाए। देखो WPI, हाँ यहाँ तक हो गया था। ये हो गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उधार, ये भी हो गया। उसी पैके उपभोक्ता, नेशनल हाउसिंग बैंक, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। यहाँ से पढ़ना। तो फिर तो अच्छा खासा हो चुका है अपना। फिर तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। लगभग 12 क्लास में तो अच्छा खासा कवर कर लिए। कहाँ भाग गया रे? इतना मेहनत से तो वहाँ पहुँचे थे। क्लास नंबर 27। आ जाओ। आज ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल एक नया टॉपिक शुरू कर लें। कल भी कर लेंगे क्लास, ज़्यादा बचा नहीं है फिर अब इसमें।
कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब सर देखो 100 पेज बचे हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा। ठीक है, सुनो देखो, अब देखो इन्फ्लेशन का मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन, फिर नेशनल इनकम वाले नए टॉपिक है, उसको कल कर लेंगे। ठीक है, देखो अपन ने क्या देखा था, इन्फ्लेशन के रीजन क्या क्या होता है। इन्फ्लेशन बस बताए, एक होता है सप्लाई साइड से और एक होता है डिमांड साइड से। तो सॉल्यूशन में अपन इसी टाइप से पढ़ेंगे। देखो, जब मान लो कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपन क्या करते थे भाई, सबाइश बात, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो आरबीआई मान लो बैंक क्या करते थे, ब्याज दर बढ़ा देते हैं। तो आरबीआई क्या क्या टूल्स अपनाता था, रेपो रेट इनके द्वारा, रिवर्स रेपो रेट इनके द्वारा मैकेनिज्म आ पाता था। या मान लो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में गई हुई है, तो ठीक है, तो उस टाइम क्या करेगा, सेल आउट करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि ताकि लोगों पैसे आरबीआई के पास जमा हो। ठीक है, तो वो अपन उसी तरीके से, जब मान लो कि सप्लाई में कमी है तब महंगाई हो जाती है। मान लो कि आपदा की कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, प्रोडक्शन ही कम हुआ किसी कारण से, तो उसके कारण भी तो महंगाई बढ़ती। तो दोनों ही उपाय देखो ना, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, सप्लाई के कारण जो है वो इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का उपाय में सबसे पहले अपन देखेंगे मांग पर नियंत्रण करना। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने वही बताया था, अभी सिखाया रहता, तरलता में कमी मतलब लिक्विडिटी में कमी करनी पड़ेगी। मतलब लोगों के पास बहुत ज़्यादा केस में हाथों में केस आ गया है, तो उसको कैसे कम करोगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब पता है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा केस छूटा हुआ है, तो फिर सरकार क्या करेगी, लोगों के जो जैसे एफडीआई है, जो नहीं ये होती है ना फिक्स डिपॉजिट, उसका जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, ताकि लोग इधर मार्केट में जाने से अच्छा है कि लोग मतलब उधर पैसा जमा कराएं, ताकि बैंकों के पास पैसा जमा हो। ठीक है, तो तरलता में कमी करेगी, तरलता में कमी करेगी, मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगी, तो वो ये रिवर्स रेपो रेट इनको हाई कर देगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा राजकोषीय नीति, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास भी कुछ टूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, और जो आरबीआई के पास जो टूल्स होते हैं उनको बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भाई क्या सरकार क्या महंगाई कंट्रोल नहीं करती, करती है भाई, आरबीआई भी करती है, दोनों करती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो राजकोषीय नीति के तहत क्या करेगी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना। अब देखो, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करने का क्या मतलब है, जैसे मान लो सरकार क्या कर रही है, लोन पे लोन लेके बहुत सारी योजनाएं चला रही है, मनरेगा योजना, सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो इससे क्या होगा, कि मान लो कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जैसे मान लो कि अभी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है, इस टाइप की चला रही है। अब ये क्या होता है, लोग लुभावन वाली चीज़ें होती हैं, किसानों की कर्ज माफ़ी कर दो, इससे क्या लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसीलिए एफआरबीएम एक्ट बनाए। एफआरबीएम एक्ट से ये है कि बस अब ऐसा सरकार जो है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखे, उस पर जब कम ज़्यादा फालतू के लोग लुभावन वाले खर्चे नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, जैसे अभी मान लो कि केजरीवाल बोल रहा था कि हम 1000 रुपये बांटेंगे सब जगह, महिलाओं को ऐसे देंगे, वो है। अब ये क्या है, ये ऑटोमेटिक मार्केट में क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो वो किसके नियंत्रण में है, तो उसके नियंत्रण के लिए एफआरबीएम एक्ट बनाए हुए, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण हो। इससे क्या होगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में कमी करें। तो सभी सी बात है, जब बजट से पैसा कम पारित हो रहा है, तो सार्वजनिक व्यय में क्या होगा, ऑटोमेटिक ही कम पैसा लगेगा भाई। फालतू के मनरेगा प्रोग्राम जब जरूरत ही नहीं हो, तो उसमें क्या हो रहा था, गड्ढा खोद रहे हैं, फिर भर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। मतलब उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, पर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन भी क्रिएट करती है वो चीज़ें, उससे गरीब लोग और ज़्यादा मरते हैं। ये चीज़ याद हमेशा रखना। जैसे मतलब मनरेगा में 100 रुपये दे रहे हैं पर डे के, पर पता लगा 100 रुपये के 200 रुपये किलो टमाटर हो गए, तो 100 रुपये क्या काम के। आप खुद ही सोचो, अगर इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मान लो कि अपन मनरेगा प्रोग्राम चला रहे हैं और 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, पता लग रहा है टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, चीनी 200 रुपये, तो फिर क्या मतलब है, समझ रहे हो ना। तो भाई समझ रहे हो, सार्वजनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। सब्सिडी का तार्किकरण, मतलब फालतू में मेरी फ्री में किसी को खाना दे रहा है, या बाल प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है जो 6,000 रुपये खाते में जा रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, उस योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। हर किसी के खाते में 6,000 रुपये जा रहे हैं। अब वो 6,000 रुपये अतिरिक्त जा रहे हैं, तो भाई सोचो, जैसे एक व्यक्ति है, उसके बाद ठीक है नॉर्मल पर चल रहा था उसका खर्चा, 6,000 रुपये उसको मिल गए। अब भाई सबाइश बात, तो मार्केट में जाके पहले आधा पाव टमाटर से काम चला रहा था, वो 1 किलो टमाटर खरीदेगा, तो उससे क्या हो, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बस सबाइश बात, इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जिसको ज़रूरत हो उसी को ही दो, टारगेट करके दो सब्सिडी। पीडीएस दे रहे हो तो आप भाई उसी व्यक्ति को दो जो उसके लायक हो, नहीं तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगला टैक्स रेट में वृद्धि होनी चाहिए। देखो जैसे मान लो कि पहले सरकार ने क्या किया, 10 लाख तो कोई टैक्स नहीं ले रही थी, अब 10 लाख तो कोई टैक्स नहीं ले रही थी, स्वाभाविक बात व्यक्ति के पास 10 लाख रहेंगे तो 10 लाख को खर्चा करेगा, तो खर्चा करेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। परंतु जब मान लो कि 10 लाख पे 1 लाख का टैक्स लग गया, अब उसके बाद 9 लाख के खर्चे करने को है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 1 लाख की जो है 1 लाख के कारण जो डिमांड क्रिएट होने वाली थी मार्केट में, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला है आपूर्ति में वृद्धि करके, मतलब सप्लाई में बढ़ा दो। सप्लाई के लिए क्या करोगे आप, कि जैसे मान लो टमाटर की उपज कम हो रही थी, तो भाई सबाई सी बात है, टमाटर के लिए कोल्ड स्टोरेज बना दो। ठीक है, अगर मान लो कि आपदा आ गई है तो उसे बचाने के उपाय, कोई टिड्डियों ने हमला कर दिया है, उसके पैदावार को बढ़ाने के कोई नई साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले राजकोषीय उपाय क्या होंगे, आवश्यक वस्तुओं के एमएसपी में वृद्धि। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि एमएसपी में जब वृद्धि कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है, लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन और ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, गेहूँ चावल इनकी कभी महंगाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन आया था, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है पीटी प्लस मेंस दोनों में, इग्नोर मत करना, इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या है, संवेदनशील एवं आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन करने के लिए आयात शुल्क में कमी तथा निर्यात पर प्रतिबंध। अब जैसे पता लगा कि भारत में चीनी बहुत महंगी हो रही है, तो क्या करेंगे भाई, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे ब्राज़ील से, जो बहुत जहाँ से आराम से। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देंगे ताकि टैक्स उस पर कम होगा तो और सस्ती मिलेगी लोगों को। दूसरी बात, अगर मान लो कि जो लोग घुसखोरी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है उन पर कंट्रोल करो। दूसरी बात, अगर वो लोग मान लो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कभी देखना जब किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो भारत सरकार रोक देती है उसको एक्सपोर्ट, नहीं अभी इंडिया को ज़रूरत है भाई यहाँ पे करो, तो दाम ऑटोमेटिक कम होता है उससे। तो ये राजकोषीय नीति याद रखना, सरकार करती है। अगला बफर स्टॉक में वृद्धि करके, तो वही बता रहा हूँ, जैसे एमएसपी हो गया, सरकार भी अपने कोल्ड स्टोरेज, जैसे टॉप स्कीम चलाई थी टमाटर, ओनियन और पोटैटो के लिए, तो ऐसे सरकार भी स्टोरेज कर लेती है। नहीं तो क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं ये जमाखोरी कर लेते हैं। ठीक है, जमाखोरी कर लेते हैं तो वो बहुत दिक्कत करता है मार्केट में। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि करना, वही मैंने टॉप स्कीम भी बोला, वैसे कर लो। जो हमारा टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता तो ऐसे उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बना दो। ठीक है, इस टाइप की स्कीम आपको करना पड़ेगा। प्रशासनिक उपाय क्या करना पड़ेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव जमाखोरी पर नियंत्रण करना, मैं वही बता रहा हूँ। अरे बिचौलिए मिडिल मैन होते हैं ना, वो यही लोग करते हैं। और सबसे बड़ी, अगर आप इस मार्केट में जो महंगाई देखते हो ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जमाखोरी करना। जैसे मान लो, समझो, ध्यान से समझना, 10 टमाटर उत्पादन हो रहा था और लोगों को 10 ही टमाटर चाहिए था, ध्यान से समझना। तो स्वाभाविक सी बात है 10 रुपये किलो मिल रहा था लोगों को। अब मैं मिडिल मैन आया हूँ, ठीक, ध्यान समझना, मैंने क्या हुआ, किसान से खरीद लिया 10 के 10। अब मैं मार्केट में क्या छोड़ रहा हूँ, 5, ध्यान से समझना, डिमांड है 10 की, मैं छोड़ रहा हूँ 5। अब स्वाभाविक बात है, जो पहले एक टमाटर 1 रुपये को मिल रहा था, 10 व्यक्ति थे, एक टमाटर लेके जा रहे थे, अपना घर में सब्जी बना के खा रहे थे आराम से। अब 5 ही टमाटर बचे हैं, 10 लोग लेने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगी। तो अब स्वाभाविक सी बात, आप बोली लगाओगे। अब पहले 1 रुपये एक टमाटर मिल रहा था, आप बोलोगे नहीं 5 रुपये की एक टमाटर, समझ रहे हो ना। तो ये फ़ायदा होता है जमाखोरी करने से। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये रखना। दूसरा, ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि ओपन होना चाहिए जहाँ पे भी, जैसे इसलिए मंडी वंडी लगती है वहाँ पे ओपन, ऐसा नहीं कि आप कहीं कोल्ड स्टोरेज कर लिया किसानों से डायरेक्ट खरीद के, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये सॉल्यूशन। और मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा आपकी बार पीटी में, क्योंकि महंगाई आपकी बार बढ़ी थी। और याद रखना कि जैसे सरकार अभी कर रही है कि चुनाव आने वाले, इसलिए सब्सिडी दे रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सब्सिडी क्या होती है, इसको राज्य सहायता भी बोलते हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइप से हो गया। ठीक है, सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योगों को, बिजनेस या संस्थान को दिया जाने वाला लाभ है। ये नकदी भुगतान या कर में कमी के रूप में भी हो सकता है। उत्पादों और सेवाओं की कीमतों को कम रखा जा सके ताकि लोग वहन कर सके, इसलिए में एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, अब राजकोषीय उपाय में कुछ 2 और है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर दो, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, एमएसपी को बढ़ा दिया। सरकार यूरिया खाद दे रही है उनको, ठीक है, प्रोत्साहन करेगी उनको। एपीएमसी एक्ट में सुधार होना चाहिए ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, इसीलिए सरकार ने कानून लाए थे, परंतु वो कैसे तो झुके हुए थे औद्योगिक लोगों की तरफ। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में तीसरा और पॉइंट आ जाएगा कि विभिन्न प्रकार के आपूर्ति संबंधी अवरोधों को समाप्त करना, कि मतलब जितने सप्लाई चेन साइड प्रॉब्लम है, इसलिए याद करो कि आपका मेंस का सिलेबस है भाई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। और मैं फिर बता रहा हूँ पीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे 2-3 बार, तो ये चीज़ याद रखना है। इसलिए मेंस का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे अपन इकोनॉमी वाला सारा, ठीक है। हाल ही में सरकार द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। क्या क्या किए? दाल में प्याज के बफर स्टॉक में वृद्धि कर दिया गया। कुछ आपने देखा था कि राजकोषीय सॉल्यूशन में था एक कि भाई सभी पता है कि भाई हर साल प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो भाई सरकार पहले से बना के रखे अपना, ताकि जब भी दाम बढ़ने लगे तो मार्केट में छोड़ दें। दाल के एमएसपी में वृद्धि करना, दाल के एमएसपी में वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक किसान और ज़्यादा पैदा करेंगे, जब पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है कभी सप्लाई कम ही नहीं होगी। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टॉप से टोटल तक करना, पहले टमाटर ऑनियन और पोटैटो तक था, और जो चीज़ें महंगी हो रही है उसको ऐसे जोड़ते जाओ, ठीक है। मोजाम्बिक के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, जिससे दालों का अधिक व सस्ता आयात किया जा सके। यहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ से अपन इम्पोर्ट कर लें, ठीक है। जल्द नष्ट होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ राज्य में पीएम से संबंधित सुधार किए गए। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज बना दो, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि ऐसा था एपीएमसी की टीम बस उसी मंडी में जाके बेच सकते, तो फिर ये इसलिए ई ने वो चला, ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। इस टाइप की नए सुधार करने चाहिए थे। पहले तो ऐसा था 2000 से पहले कि सोचो कि आप जैसे मान लो राजस्थान में भुखमरी आ गई है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है परंतु वो नहीं बेच सकता था, ऐसे नियम बने हुए थे, तो वो भी एक कमी है ना भाई, जहाँ अच्छा दाम मिला वहाँ बेचने दो। सोयाबीन को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। सवाल इस बात था कि सोचो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, R&D होगा, शोध अनुसंधान होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेंगे, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसलिए मेंस के सिलेबस में जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें वही तो है प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के, ठीक है। मुद्रा नीति के उपाय हर वर्ष इकोनॉमी सर्विस अपडेट एक ब्लॉक लेवल पे जो खरीदती है ना अनाज और उसको स्टॉक करके रखती है भारत सरकार, वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, हाँ तो वही तो स्टोरेज हो गया ना। मुद्रास्फीति के उपाय प्रभाव देखो, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता से भाई जो जेब डीलिंग होती है, सोचो पहले 10 रुपये का एक टमाटर मिल रहा था, अब 100 रुपये एक टमाटर मिल रहा है, तो 90 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना। तो क्रय शक्ति में कमी के कारण उपभोक्ता को हानि होती है। याद रखना, जब भी महंगाई होती है तो उपभोक्ता को क्या होगी, हानि होगी। उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीमित व नियंत्रण मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक को लाभ होता है। जो मान लो टमाटर बेच रहा है, पहले उसको एक टमाटर का मान लो कि 1 रुपये मिल रहा था, अब उसको एक टमाटर का 5 रुपये मिलने लगे, थोड़ा तो बहुत तो फायदा होता ही है, पर ज़्यादा फायदा है ना मिडिल मैन उठाते हैं, याद रखना। रोजगार पे क्या फर्क पड़ता है, उत्पादक के लाभ में वृद्धि से रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। ध्यान से समझना कैसे, यही फ्लिक्स वक्र भी दर्शाता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, बेरोजगारी की जो दर है वो कम होती है, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से समझे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा। सोचो आपकी कोई दुकान है, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको पहले जैसे मान लो कि मिठाई की दुकान है, 1 किलो मिठाई बेच रहे थे आप, तब आपका मान लो कि 250 रुपये मिल रहे थे आपको, ठीक है। अब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा, डिमांड सप्लाई भी बढ़ी, किसी भी कारण से मान लो इन्फ्लेशन बढ़ी, तो आपने 1 किलो को मिठाई का कर दिया 350 रुपये या 350 मान के चलो। अब क्या हुआ, देखो जैसे पहले आपका प्रॉफिट, याद रखना कि पहले प्रॉफिट मान लो 50 रुपये का हो रहा था, अब क्या हुआ कि महंगाई के बढ़ने के कारण, अब महंगाई बढ़ने के कारण हो सकता है कि आपको 50 रुपये और खर्चा बढ़ जाए, पर 50 रुपये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, आपको 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो कंपैरिजन, आप पहले 50 रुपये कमा रहे थे, अब 100 रुपये कमा रहे हो, अब 100 रुपये कमा रहे हो तो आपके मन में भी आएगा मैं और कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ तो और मैं कहीं मिठाई की दुकान खोलूँ जाके, ताकि मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो यही कारण है कि उत्पादक के लाभ में वृद्धि से रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे, तो ये चीज़ याद रखना। तो इन्फ्लेशन का ये भी फायदा रहता है। निश्चित वेतन वाले व्यक्ति, वेतन में वृद्धि न होने से क्रय शक्ति में कमी आती है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे मान लो कि अगर पहले मान लो मैं जब काम कर रहा था दृष्टि में, तो मुझे 25,000 मिल रहे थे, पर इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो खर्चा चलाने के लिए मुझे 30,000 चाहिए, पर तो सैलरी बढ़ा ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है मेरी क्रय क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। परिवर्तित आय वाले व्यक्ति, आय में वृद्धि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर की जाती है, परिणाम स्वरूप पूरक को लाभ होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। इसीलिए देखना गवर्नमेंट जॉब वालों को क्या होता है, उनका बेसिक पे ये सब सारे बढ़ते रहते हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
किसान को क्या होगा, कृषि वस्तु का उत्पादक है तथा उत्पादक को नियंत्रित मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है। ये चीज़ याद रखना, मंदी में नुकसान होता है, इसलिए टमाटर वो सड़कों पे फेंक जाते हैं। निर्यात करने वालों को क्या होगा, मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप निर्यात हतोत्साहित होता है। ध्यान से समझना कैसे। जैसे मान लो कि पहले ये 5 रुपये किलो में टमाटर खरीद के आराम से 10 रुपये किलो में भेज रहे थे बाहर, अब ऑटोमेटिक टमाटर के दाम ही हो गए 10 रुपये तो स्वाभाविक सी बात है, अब मार्केट भाई इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हें बेचना है, पहले सस्ता था इसलिए बिक रहा था, अब पहले सोचो 5 रुपये प्रॉफिट कमाता, अभी 5 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए 15 रुपये में बेचेगा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में कोई खरीदेगा, तो ये भी इनको नुकसान होता है। तो ये चीज़ याद रखना। आयात में क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च उत्पादन लागत से उत्पादन गतिविधियाँ महंगी हो जाती है, अतः इसे प्रतिस्थापित करने में आयात में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आयात में वृद्धि हो, सब ऐसी बात है। जब टमाटर का कम प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, तो बाहर से लाया जाएगा, बाहर से लाया जाएगा, पहले कुछ ही नहीं लाया जा रहा था, अब लाना पड़ रहा, तो ये इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी आयात में। ठीक है, ये भी देखो यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋणी, जो मान लो कि ऋणी है, जो मान लो ऋण लिया है, ठीक है, तो ऋण लेने वालों को तो फ़ायदा होता है और ऋण देने वालों को नुकसान होता है। कैसे, ध्यान से समझो एक चीज़। जैसे मान लो मैंने अमित को 100 रुपये दिए, ध्यान से समझना, मैंने अमित को 100 रुपये दिए, अब उस टाइम 100 रुपये में 1 किलो टमाटर मिल रहा था, ध्यान से समझना। अब अमित से मैं बोला कि भाई तू मेरे को 1 साल बाद में दे देना 105 रुपये ब्याज सहित, ठीक है। अब क्या हुआ, अमित बोला ठीक है कोई बात नहीं है। अब अमित इस टाइम 100 रुपये में 1 किलो टमाटर खरीद सकता है, ध्यान से समझना। जब ये अमित मेरे को 105 रुपये लौटाएगा, उस टाइम तक महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ के टमाटर हो गया 120 रुपये किलो, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अमित मेरे को देगा 105 रुपये ब्याज सहित, फिर भी मैं 1 किलो टमाटर नहीं खरीद पाऊँगा, तो मेरे को तो क्या हो गया, नुकसान, और अमित को क्या हो गया, फ़ायदा, क्योंकि अमित तो 100 रुपये में 1 किलो टमाटर खरीद लिया उस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दीर्घकालिक अवस्था में ऋणी द्वारा निवेश के माध्यम से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। जो ऋण लेने वाला होता है ना, उसको लाभ होता है, और जो ऋणदाता होता है, जो देने वाला होता है, उसको नुकसान होता है। मुद्रास्फीति द्वारा ऋणदाता को दिए गए ऋण का मूल्य घट जाता है, जिससे उसे हानि होती है। देखो ना यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, 15 रुपये की हानि हुई। अब देखो दोहरी मंदी क्या होती है। अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत प्रयास किए जाते हैं। अगर विभिन्न नीतिगत प्रयास असफल होने पर पुनः मंदी की स्थिति आ जाए तो इसे दोहरी मंदी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जब मंदी को देखो, स्वाभाविक बात है, एक तो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, दूसरी महंगाई भी बढ़ रही है, तो बहुत खतरनाक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगर पहली नीति असफल हो गई तो जो दूसरी होगी वो भी असफल हो गई, तब मानी जाएगी डबल, हाँ, क्या मंदी। अर्थव्यवस्था मंदी दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत प्रयास किए जाते हैं। अगर वो भी नीतिगत प्रयास असफल हो जाते तो पुनः मंदी स्थिति आ जाती है, दोहरी मंदी कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक है, ये कल करेंगे, है ना। इसमें देखो एक चीज़ याद रखना, ये आप जब 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे भी दी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और इसका हर साल पीटी में क्वेश्चन आता ही है। ये पीटी के लिए टॉपिक है, ठीक है। इससे एक कौन मेजर करता है, क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे ना, तो उसमें दिया हुआ है, और ये है ना, ये वाला देखो मेंस में आया हुआ है, ठीक है। करेंगे अलग, वो ये मान के चलो पीटी वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। अब ये कुछ टॉपिक और है, फिर उसके बाद मेंस वाले टॉपिक, और वो पीटी में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अलग आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा पेज बचे इसमें, 100 पेज बचे, तो लगभग मान के चलो 5-10 क्लास, 5 मोटा मोटा 1-2-1.5 घंटे लेगा, तो आराम से 2 घंटे में निपट, मतलब 10 क्लास ज़्यादा नहीं लगेगी इसमें, मतलब लगभग अपने पास 8 जनवरी में ख़त्म हो जाएगा ये आराम से। फिर उसके बाद में इकोनॉमी सर्वे वो सब आ जाएगा, वो पढ़ लेना, मोर देन इनफ, कुछ ही नहीं इकोनॉमी। अरे एनसीईआरटी पढ़ो बस, इसके अलावा कुछ ही मत पढ़ना, ठीक है। सब भाग गए यहीं पे, ठीक है। और कल कर लेंगे, कल इसको निपटा लेंगे, नेशनल इनकम को निपटा लेंगे उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। एक बार ही नोट्स के जहाँ तक पढ़ाया हो ना, वहाँ तक रिवाइज कर लेना। कल ट्राई करो, रिवाइज कर लोगे तो कंटिन्यूस में आ जाओगे, कंटिन्यूटी में,
ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। आप कुछ बोलना है? नहीं बोलना नहीं। चलो ठीक है फिर, सोइए आराम से।